हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था, मापन के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ मापन के स्तर कौन कौन से हैं, मापन को किस प्रकार से मापा जाता है। यदि आपने मेज़रमेंट के बारे में यदि आपने सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से प्रीवियस वीडियो लिंक पर जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और अपना मेज़रमेंट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसकी मापनी के बारे में। आइए आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट पर बात करते हैं, यानी आंकलन पर बात करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मूल्यांकन पर बात करेंगे और उसके बाद हम अगली वीडियो में इन तीनों के डिफरेंस पर बात करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ जो है जुड़े रहें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और उनको जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाए और उसके साथ उसको जो है बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अभी जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक सभी बच्चे जो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट, यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन को अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, दो वर्डों से मिलकर ये बना हुआ है कि एसेस और मिंट के साथ जो है ये जुड़कर जो है बना हुआ है। अगर हम इन मतलब को जाने इसको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एसेस। एसेस का मतलब क्या होता है? आंकना होता है, किसी चीज़ को आंकना होता है, उसको निर्धारित करना होता है। अब यदि आपके पास जो है कोई बच्चा आया है और वो बच्चा जो है कोई टेस्ट आपने दिया था और उस टेस्ट को लेकर यदि उसके जो मार्क्स आए हैं और फिर उस पर जो है दूसरा बच्चा लेकर आया है, तो दूसरे बच्चे को या आप उसी बच्चे का अगर आप उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, ये कोई बच्चा है और इसको आपने क्या है, कोई आपने एक टेस्ट दिया, इसको एक टेस्ट दिया और इसने सपोज करें इन्होंने हिंदी के अंदर जो है ये 40 मार्क्स जो है 100 में से 40 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो फिर आपको जो है कोई दूसरा बच्चा है और इसने कोई टेस्ट दिया हुआ है, इसने भी हिंदी में कोई टेस्ट दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये 80 नंबर का जो है टेस्ट दिया हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है सेकंड स्टूडेंट की बात करते हैं, ये भी स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है। यदि आप इन दोनों टेस्टों में अगर आप देखते हैं तो आप देखें कि भी स्टूडेंट जो 2 है उसने क्या लिया है, हिंदी में जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही है, इसने जो मार्क्स अच्छे प्राप्त किए हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि आपने अंकों की, जब आपने अंक देखे यहाँ पर मेजरमेंट में, जैसे हमने सीखा था कि मेजरमेंट का रोल क्या होता है, केवल अंकों तक ही सीमित रहता है। भाई आप केवल और केवल उसके अंक देखते हैं कि फर्स्ट बच्चे ने कितने लिए, सेकंड ने किसने लिए, थर्ड ने किसने लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल और केवल हम अंकों तक ही सीमित रहते हैं। उसके आधार पर ही हम जो घटनाएं हैं केवल हम उन तथ्यों पर ही निर्भर रहते हैं, वहीं तक ही सीमित रहते हैं। ज़्यादा हम इसमें नहीं मतलब मेजरमेंट के अंदर जो है, मापन के अंदर जो है हम ज़्यादा नहीं उस पर जो है फोकस करते, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। मतलब फर्स्ट स्टेप उसका अंकों तक ही सीमित रहता है मात्रा तक ही सीमित रहता है, यानी संख्याओं तक ही सीमित रहता है। और वही चीज़ें हमने पिछली वीडियो में 4 टाइप के वो पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, जब आप आंकलन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि इन दोनों में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है। मतलब आपने क्या देखा कि भाई सेकंड बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और कैसे पता चला? भाई आपने अंक देखे, अंकों के मार्क्स के साथ जो है दूसरे मार्क्स के साथ तुलना की, तो उसके आधार पर आपने क्या किया, उसका आंकलन कर दिया। मतलब आपने उसके अर्थ को बता दिया कि इसकी उपलब्धि स्तर जो है
अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, निष्पादन स्तर जो है इसका अच्छा है कंपैरिजन टू फर्स्ट स्टूडेंट का। तो आगे और क्लियर करते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आंकना है, निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसने काम किया हुआ है, जो हमने जिस तरह से उसका ज्ञान है, उसकी समझ है, और उनको हमने क्या करने हैं, आंक रहे हैं, आंकते हैं, एसेस करते हैं। उसके साथ साथ यदि हम मेंट के बारे में और देखें कि मेंट का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, यानी जो प्रकट रूप से सबके सामने हम ला सकें, जो सबके सामने लाया जा सके, खुली तस्वीर हम दिखा सकें, वो क्या है, मेंट है, जाहिर है। इट मीन्स अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो असेसमेंट बन जाता है, और जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, असेसमेंट बन जाता है। और वो असेसमेंट क्या कहलाता है, यानी आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर डाटा, यानी जो आपने डाटा का मापन किया था आप उसकी व्याख्यान करते हैं, आप उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको एक शब्दों में जो है उसको अर्थ में बांटते हैं, जो आप उनको कोई ना कोई अर्थ प्रदान करते हैं, तभी आप उसको जो है आंकलन कह सकते हैं। और आंकलन में हमने पढ़ा था कि अंक प्लस अंकों का अर्थ, अंक प्लस अंकों का अर्थ क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है। अर्थ प्लस अंकों का अर्थ क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है। इसके अंदर हम जाहिर मेंट के बारे में, जाहिर जो प्रकट रूप से सबके सामने हो, और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी कह सकते हैं भाई प्रकट करना, ज्ञात करना, विदित करना, ये सभी मेंट के अर्थ हैं। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि असेसमेंट कैसे बना हुआ है। असेसमेंट जो है दो शब्दों से मिला हुआ है, एसेस और मेंट। ये आपका क्या है कि जैसे उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं तो ये प्रत्यय हैं, और जो कि बाद में लिखते हैं तो एसेस और प्लस मेंट कह सकते हैं। एसेस का मतलब होता है आंकना, निर्धारित करना। अब वो आंक क्या रहे हैं, हम बच्चों के ज्ञान को आंक रहे हैं। हमने जो शैक्षिक प्रक्रिया अपनाई थी उसमें बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी समझ उन्होंने प्राप्त की है, और उनके अंदर जो है कितनी क्षमता है, किन किन चीज़ों में उन्होंने प्रदर्शन जो है अच्छा किया हुआ है, उन सब बातों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, आंकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपने मेजरमेंट किया था, जो आपने मेजर किया था, जो आपने मापा था, उन डाटा को कलेक्ट किया था, उन डाटा का, मेजरमेंट डाटा का हम क्या करते हैं, मेजर डाटा का हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनकी व्याख्यान करते हैं, उनको अर्थ प्रदान करते हैं। दूसरा यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि असेसमेंट क्या है, आंकलन के द्वारा, असेसमेंट मीन्स आंकलन, यानी आंकलन के द्वारा शिक्षक बालकों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आंकलन के द्वारा शिक्षक बालकों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, मात्र उनकी उपलब्धियों को नहीं परखते। यानी यहाँ से ये भी बात क्लियर होती है कि आंकलन में हम केवल और केवल उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, हम उनकी जो सहायता शिक्षक द्वारा क्या करते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने का प्रोसेस है, उनमें भी जो है शिक्षक बालकों की सहायता करता है। मीन्स आप क्या करते हैं, शिक्षक क्या करता है, समय समय पर बच्चों का आंकलन करता है, समय समय पर उनके टेस्ट लेता है, समय समय पर उनकी जो फीडबैक लेता है, फीडबैक लेने के बाद उनका जो है, जो आप वो उनको एसेस करता है, किन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उसको डायग्नोज करता है, और फिर उस समस्या को जो है दूर करने की कोशिश करता है। जो भी शैक्षिक प्रक्रिया जो अपनाता है, उस शैक्षिक प्रक्रिया के अपनाने पर वो अपनी शैक्षिक प्रक्रिया का क्या करना है, यानी अधिक शिक्षक
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी साथ के साथ आंकलन जो है या मूल्यांकन आप जो है ये करता हुआ जाता है, और अंत तक वो इस प्रोसेस से उन बच्चों के मूल्यांकन की ओर बढ़ा रहा है। यानी पहला स्टेप जैसे हमने पढ़ा था मेजरमेंट, दूसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट। पहले स्टेप में क्या था, केवल अंकों तक ही सीमित था, घटनाओं तक ही सीमित था, तथ्यों तक ही सीमित था, और उन तथ्यों के अंदर भी संख्यात्मक चीजें थी, संख्या पर ज़्यादा फोकस था, मात्राओं पर ज़्यादा फोकस था। तो वहाँ पर केवल हम डाटा को हम क्या करते हैं, संख्याओं में कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम वो असेसमेंट के अंदर जो अंक हमने प्राप्त किए हैं, जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, उनके साथ साथ उनके अंकों को अर्थ प्रदान किया जाता है, और अंक दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनता है, आंकलन बनता है। और यदि आप इसमें मूल्य निर्धारण और जोड़ देते हैं तो अगला स्टेप जो हम करेंगे वो आपका मूल्यांकन जो है बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जो बात की थी कि बच्चे ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बात की थी कि एक बच्चा है, उसने हिंदी में 40 मार्क्स प्राप्त किए हैं, दूसरा बच्चा 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर केवल इनको अंक दिए हैं। यदि अंकों तक ही अगर आप सीमित रहते हैं, दैट मीन्स आप कहेंगे कि ये मापन है, नॉट असेसमेंट। आपने केवल अंकों तक ही बताया है कि यहाँ पर सोहन ने 40 नंबर प्राप्त किए, मोहन ने 80 नंबर प्राप्त किए। सो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि भाई सोहन के और उनका डाटा हमें यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, केवल हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उससे हमें मापन का पता चला। यदि आप उनके परफॉर्मेंस बताते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है, अच्छा रिजल्ट किसका रहा है, और ये भी साथ के साथ बताते हैं कि जैसे आप लिखते हैं असेसमेंट जब आप करते हैं तो हम बच्चों को जो है कुछ कमेंट देते हैं, जैसे अच्छा है यानी गुड, फिर वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, या फिर एवरेज, ब्लू एवरेज, या डल। तो इस टाइप के जब आप उन बच्चों को जो है अर्थ प्रदान करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अर्थ प्रदान करते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि वो उसका जो है आंकलन आप कर रहे हैं। और उससे आगे हम बढ़ते हैं कि आंकलन में और क्या हम कह सकते हैं कि आंकलन सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आंकलन सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आइए इनकी विशेषताओं पर भी बात करते हैं कि आंकलन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और उसके बाद हम इनके टाइप पर बात करेंगे कि आंकलन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, यानी हम किस किस प्रकार से आइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट की, यानी जो आंकलन के जो सिद्धांत हैं उन पर बात करते हैं कि आंकलन के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से मैंने कुछ समझाया हुआ है। असेसमेंट प्रिंसिपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। असेसमेंट प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये निश्चितता का सिद्धांत आंकलन के अंदर, यानी जब भी आप कोई मापन करते हैं या आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें आपका क्या है, निश्चित होना चाहिए कि आपका जो है किस चीज़ का आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का, किस बच्चे के किस व्यवहार का आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं। वो निश्चित एक मापदंड जो है पहले ही आपने निश्चित करके चलना पड़ेगा, तभी आप उस बच्चे का जो है आंकलन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है परिवर्तन एवं सुधार लाने का सिद्धांत भी हो उसमें, यानी जब भी आप कोई भी उपलब्धि, बच्चे की जो है उपलब्धि स्तर को आप देखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसको ग्रेडिंग देते हैं, वहाँ तक ही सीमित न रखकर जो है हमने उनके व्यवहारों को पूर्ण रूप से जो है आंकना है। कि आप ये देखिए कि बच्चे के अंदर जो है उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन और दिशा और दशा उसमें पॉजिटिव वे में जा रही है, नहीं जा रही है, धनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का हम जो है सर्वांगीण विकास जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, हमने उसी दिशा में जो है कार्य करना है। हमने बच्चों के व्यवहार को ये देखना है कि जो बच्चे के व्यवहार
हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों पक्षों को हमने जो है के साथ साथ आंकलन करते रहना है, उसका मूल्यांकन करना है, तभी हम उसको जो है आगे सही दिशा में हम बच्चे का आंकलन कर सकते हैं। साधन या तकनीक अपनाने का सिद्धांत है, यानी कोई भी अगर आप साधन अपना रहे हैं, कोई भी रिसोर्स आप टेक्निक आप अपना रहे हैं, तो उसको आप वो सही तरीके से अपनाई जाए, वो उनके अनुकूल हो, बच्चे के अनुकूल हो, बच्चों को मानसिक स्तर के अनुकूल हो, बच्चों के जो वहाँ पर क्लास का स्तर है पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। तो जहाँ पर यानी क्योंकि शिक्षा क्या है, बाल केंद्रीय शिक्षा है और बच्चों को हमने सिखाना है। अब जिन बच्चों ने सिखाना है या जिन बच्चों ने सीखना है, उन बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो जानकर ही आप जो है अच्छे साधन और तकनीक को अपनाकर ही इस सिद्धांत की जो है यानी विशेषता है, और ये इस सिद्धांत पर अगर हम काम करते हैं तो बच्चे का असेसमेंट जो है हम पूर्ण रूप से सही तरीके से हम कर पाएंगे। उसका क्या है आगे 4th पॉइंट क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत हो, यानी इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब भी आप कोई असेसमेंट करते हैं, आंकलन करते हैं, या आप जो यहाँ पर मापन भी कह सकते हैं, मूल्यांकन भी कह सकते हैं, तो जब भी आप कोई भी इस तरह के कोई भी इवैल्यूएशन की, मेजरमेंट की, असेसमेंट की बात करते हैं, तो उनमें क्या है एक निरंतरता होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यदि आप कभी उसका मूल्यांकन करते हैं, कभी बीच में छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से पूर्ण रूप से बच्चे का असेसमेंट नहीं हो पाएगा। उसको प्रॉपर तरीके से उसके टेस्ट लिए जाएं, उसकी फीडबैक ली जाए, और तभी आप उसको जो है 1 बाय 1 जो है उसकी जो कमियां हैं उसको डायग्नोज किया जाए और उसको दूर किया जाए, तभी आप जब निरंतर लगे रहेंगे। क्योंकि मूल्यांकन क्या है, एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, और जब आप इसी के अंदर जो है आपका मेजरमेंट भी है, आपका आंकलन भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप इसमें कंटिन्यूटी नहीं लेके आएंगे तब तक आपका जो है सही असेसमेंट नहीं होगा, और जहाँ पर सही असेसमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर जो है सही मूल्यांकन की बात नहीं की जा सकती। 5th पॉइंट की बात करें, संपूर्णता एवं व्यापकता का सिद्धांत हो इसमें, यानी व्यापक होने चाहिए, और जो भी आप तथ्य यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी टेक्निक का आप यूज कर रहे हैं, वो सही दिशा में हो, व्यापक तरीके से हो, संपूर्ण हो, और तभी आप जो है उसका सही मायने में आप असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आंकलन को साध्य के स्थान पर साधन मानने का सिद्धांत, यानी आंकलन को हमें साध्य ही नहीं मानना चाहिए, आंकलन को जो है साध्य नहीं मानना चाहिए, इसको साधन के रूप में जो है प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जहां हमें उसकी आवश्यकता होती है हम वहां पर उसी तरीके से उसको लचीले रूप देकर हम वहां पर उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमें जो है कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है अनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपनानी चाहिए, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी जो ज़रूरी है। बच्चे को अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी रूप में नियमों को रखते हुए अगर आप उसका आंकलन करते हैं तभी उसका सही मायने में आंकलन हो सकता है, या आप मापन कह सकते हैं, मापन हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है। तो ये थे इनके मतलब कुछ सिद्धांत, जिसमें आंकलन के जो सिद्धांत हैं उसमें निश्चितता का सिद्धांत है, यानी आंकलन के अंदर जो है निश्चितता का सिद्धांत होना चाहिए। आंकलन में परिवर्तन एवं सुधार लाने का सिद्धांत हो, आंकलन में साधन या तकनीक अपनाने का सिद्धांत हो, आंकलन में निरंतरता का सिद्धांत हो, आंकलन में संपूर्णता एवं व्यापकता का सिद्धांत होना चाहिए। और उसके साथ साथ आंकलन के अंदर आंकलन को कभी भी हमें साध्य नहीं समझना चाहिए बल्कि साधन मानने का सिद्धांत होना चाहिए कि आंकलन जो है साध्य नहीं, साध्य के स्थान पर साधन मानने का सिद्धांत हमें जो है मानना चाहिए। आइए आगे इसके जो टाइप्स हैं उन टाइपों पर बात करते हैं। आंकलन के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं कि इसके आंकलन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आंकलन के प्रकारों की यदि बात करें तो मैंने बताया था कि भी आंकलन को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो असेसमेंट का पार्ट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम निर्माणात्मक
या रचनात्मक आंकलन भी कहते हैं, या प्रारंभिक या आरंभिक आंकलन भी इसको कहा जाता है, कि जो प्रारंभ में ही किया जाता है, समय समय पर जो इसको किया जाता है। सुमेटिव असेसमेंट की बात करें, सुमेटिव जो वर्ड है इसका हिंदी में योगात्मक संकलनात्मक आंकलन भी जो है कहा जाता है। और तीसरा जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, निदानात्मक आंकलन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसको हम रचनात्मक भी बोलते हैं और निर्माणात्मक भी बोलते हैं, इसको हम आरंभिक भी बोलते हैं, आरंभिक आंकलन भी हमें बोला जाता है, क्योंकि इसमें आरंभिक व्यवहार को, बच्चे के आरंभिक व्यवहार को जो है नोट किया जाता है। दूसरा, इसमें बच्चे का समय समय पर प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। प्रतिपुष्टि इन द सेंस की भी उसको प्रतिपोषण फीडबैक ली जाती है, कि बच्चा जो है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक द्वारा अपनाई गई थी उसमें बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है। मान लीजिए आप कोई स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर आपका जो है पढ़ा रहा है, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, एक टीचर जो है अपने विषय में बच्चों की परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए समय समय पर उनके जो है टेस्ट लेता है, परीक्षाएं लेता है, और वो टर्म टेस्ट बोलते हैं, यूनिट टेस्ट बोलते हैं, टर्म टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। तो जो छोटे छोटे रूपों में वो जो है टेस्ट लेता है, वो क्या है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। यानी वहाँ पर बच्चे का हमें ये पता चलता है कि जो निर्माण हमारे द्वारा जो उद्देश्य बनाए गए थे, क्या हम बच्चे को उस डायरेक्शन में पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनके बच्चा जो है अपनी गति से सीख रहा है या नहीं सीख रहा, वो जो है जो नए नए विचारों को जोड़कर तो नहीं सीख रहा। इसमें बच्चे का जो है बच्चा विश्लेषण करके सीखता है, और उसके साथ साथ जो है बच्चे के अंदर जो है एक निर्माण की अवस्था विकसित होती है। बच्चा जो है धीरे धीरे उस टॉपिक को जो है गहन बना लेता है, उस टॉपिक में गहनता यानी निपुणता उसकी जो है उस टॉपिक में हो जाती है। दूसरा ये भी है कि टीचर को साथ के साथ पता चलता रहता है कि बच्चा की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बच्चे को जो हमने सिखाया था बच्चे ने वो कहाँ तक सीखा हुआ है, वो सही दिशा में है या नहीं। इसलिए हमें समय समय पर ये पता चलता रहता है, और हम क्या करते हैं, उसकी जो कमियां रहती है हम उसको जो है दूर करते हुए जाते हैं। जो जैसे टेस्ट लिया उसकी फीडबैक दे दी मतलब उसकी बता दी बच्चों को कि बच्चे आपके अंदर जो है ये कमियां हैं, इस टॉपिक में ये कमियां हैं, तो आप जो है दूर कीजिए। तो वो क्या करता है, बच्चा उसको जो है दोबारा से टीचर उसको जो है करवाता है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो परफॉर्मेंस समय समय पर चेक की जाती है। अब जैसे स्कूलों में क्या करते हैं भाई, FA1 ले लिया, FA2 ले लिया, तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही पार्ट हैं कि यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट टेस्ट ले लिया, फर्स्ट टेस्ट से हमें बच्चे का पता चल गया भाई बच्चे कहाँ तक सीखा हुआ है या कहाँ क्या कमजोरी है, उसको एनालाइज किया। उसको एनालाइज करने के बाद जो है फिर हमने जो है दोबारा से टेस्ट लिए, फिर हमें पता चला कि बच्चे की कहाँ कमजोरी है तो वो दूर की। तो इस तरह से बच्चा जो है सीखते हुए जाता है। समय समय पर हम जो है उसको जो है पढ़ाते हैं, उसको जो है फीडबैक दी जाती है, और इसके द्वारा हमें जो है विद्यार्थी की प्रगति का पता चलता है कि विद्यार्थी ने कहाँ तक जो है प्रगति हासिल की हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें बच्चा जो है तर्क करके सीखता है, तर्क करके जो है बच्चा जो है इसमें सीखता है, क्योंकि बच्चे को जो है समय समय पर उसको जो है बताया जाता है, और इसमें जो है सुधार करने की आवश्यकता होती है, यानी सुधार हम कर सकते हैं। यदि कोई कमी रहती है सुधार कर सकते हैं।
अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इसीलिए ही करवाया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई सुधार की आवश्यकता है, तो बच्चे के व्यवहार में यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम वो जो है भली भांति कर पाएँ। दूसरे टेस्ट की यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, सुमेटिव असेसमेंट की बात करते हैं कि सुमेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है। देखो, सुमेटिव जो वर्ड है वो सुमेशन से लिया है, और सुमेशन का मतलब ही क्या होता है, योग करना, जोड़ करना। तो इसलिए इसका नाम जो है योगात्मक भी कहा जाता, आंकलन भी कहते हैं, या फिर संकलनात्मक आंकलन भी कहा जाता है। ऐसा आंकलन जो हम बच्चे के वर्ष के अंत में करते हैं या किसी भी टर्म पेपर के अंत में करते हैं। जैसे भी आपकी टर्म जो है, जो एग्ज़ाम टर्म जो है वो किसी की हाफ ईयरली है, किसी की ईयरली है, तो जैसे जैसे जिस भी टर्म का वो एनालाइज करना बताया है तो उसी टर्म में आप जो उसको जो सुमेटिव असेसमेंट आप करते हैं। इसमें बच्चे को सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाता। अगर एक बार उसने पेपर दे दिया तो दैट्स ऑल, वो जैसे उसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो उसी के आधार पर उसका जो है असेसमेंट किया जाएगा, उसी के आधार पर उसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, गुंजाइश नहीं है, सुधार नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। इसमें बच्चे के व्यवहार को जो है, यानी जो परीक्षाएं ली जाती हैं वर्ष के एंड में, वहाँ पर अगर आप पूरी परीक्षाएं एक बार दे देते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको बार बार मौके दिए जाते हैं अपनी कमी को दूर करने का। तो यहाँ पर जो है ये हम इसमें जो है कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये है, ये व्यापक विधि हम कह सकते हैं कि ये इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है, सीमित होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को सिखाया जाता है, तो इसलिए। लेकिन ये जो है लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार करते रहते हैं, और इसका जो समय है वो निश्चित होता है। जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो आपकी जो है समय अवधि निर्धारित की गई है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक ही आप इसको जो है करना होता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करते हैं, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट की यदि बात की जाए, निदानात्मक असेसमेंट की बात की जाए कि बच्चे को जो है निदान करना है, इसमें बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना है, केवल और केवल उनकी जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाना है। जो आपने जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने किया हुआ है या सुमेटिव असेसमेंट आप करते हैं, तो इससे पहले जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप करते हैं उससे पहले जो है आपको क्या है कि उसमें उस विषय जो आपने टॉपिक करवा दिए हैं उस विषय में क्या क्या कमियां रही हैं, उन कमियों को ढूंढकर आपने जो है उनका जो है दूर करना है। तो यहाँ पर डायग्नोज किया जाता है, उन कमियों को डायग्नोज किया जाता है, उन कारणों का पता लगाया जाता है कि बच्चे की कहाँ कहाँ कमी रही है। तो अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा कमी रही हैं या फिर स्टूडेंट के द्वारा कमी रही हैं, तो जैसे भी बच्चे को जो हम असेसमेंट करते हैं तो उनकी कठिनाई स्तर का हमें पता चल जाता है, और जब हमें उनकी कमजोरियों का, हमें उनकी कठिनाइयों का, हमें उनके कारणों का पता लग जाता है, तो तब हम उसको जो है सही दिशा में असेसमेंट डायग्नोज करके उनका असेसमेंट कर सकते हैं, उनका आंकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि बच्चे के जो सही दिशा में बच्चे को सिखाना है, ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें ये पता लगाना है कि बच्चे का ने जो है कितना सीखा हुआ है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, असेसमेंट जो है किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको जो है अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक को शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो के अंदर हम इनका जो है डिफरेंस लेके आएंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का और सुमेटिव असेसमेंट का कंप्लीटली जो डिफरेंस है वो हम करवाएंगे, ताकि आपको इसके बारे में जो है और ज़्यादा जो है क्लियर कंसेप्ट जो है हो जाए। तो बेसिक में आपका इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।